सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने हमको बेइज्जत किया, हमको थप्पड़ मारने की धमकी दी और रास्ते में रोक के मारने का प्रयास भी किया। केवल पैसे कम होने की वजह से इस विपन्नता की स्थिति में अगर 1 महीने कम मिला तो लड़की ने भरी कोर्ट में इनको मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी, थप्पड़ मारने की। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 90 to 95% मैट्रिमोनियल केसेस फेक हैं, यानी कि महिलाएं अपने लिए बनाए गए कानूनों का धड़ल्ले से मिसयूज कर रही हैं। अब 90% केसेस अगर फेक हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि महिलाएं छोटी छोटी बातों पर केस करने लग गई हैं और इसलिए मैट्रिमोनियल केसेस की जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, न केवल बड़े बड़े शहरों में, मध्यम नगरों में, बल्कि छोटे छोटे गांव और कस्बों तक ये समस्या फैल चुकी है। जहां 2-3 फैमिली कोर्ट्स हुआ करते थे, वहां 4-5 की संख्या उनकी हो गई है और इतने केसेस पेंडिंग हैं कि एक एक केस 10-10 साल तक चलता है और समाज में ये समस्या जिस तरीके से पांव पसार रही है, ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर समस्या है। आज ऐसे किस्से हमारे इर्द गिर्द हर चौथे घर की एक समस्या बनकर खड़े हुए हैं। हर चौथे घर में कोई ना कोई मैट्रिमोनियल केस या डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसे ही एक पीड़ित पति हमारे बीच में आज हैं, जिनकी पत्नी मात्र 6 महीने साथ रही और उसके बाद बिना बताए, बिना किसी कारण के अपने पिता के साथ अपने घर चली गई और उसके बाद अपने पति को मारा, पिटवाया और इस तरीके की हरकतें की कि पति ने जब डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उसके बदले में उन्होंने उसके ऊपर 498A डीवी और मेंटेनेंस जैसे केस करके, और लगातार उनका परिवार किस तरीके से इन समस्याओं से जूझ रहा है, गरीबी और ऊपर से इतनी बड़ी मार। आप अभी इनकी जुबानी ही सुनिएगा कि किस तरीके से एक पति जो कि इन सारी समस्याओं में जब फंस जाता है, इन झूठे केसेस में फंस जाता है, महिलाएं अपने कर्तव्यों का, अपने उत्तरदायित्वों का, अपनी ड्यूटीज का तो पालन नहीं करती हैं, साथ में पति और उसके परिवार वालों को ऐसा फंसा देती हैं कि बेचारे जीवन भर एक विवाह करने का खामियाजा भुगतते रहते हैं। चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी कि किस तरीके से इन बुरी परिस्थितियों के बीच में इन केसेस का वो सामना कर रहे हैं। तो वास्तविकता धरातल में क्या है और किस तरीके से एक व्यक्ति को जूझना पड़ता है, किस तरीके से समस्याओं से निकलने के लिए वो छटपटाता है, किस तरीके से उसका परिवार पीड़ित होता है, ये सब आज के वीडियो में आपको मैं व्यक्ति के लिए आज समाज में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो फिर इनका केस सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि कभी भी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कानून जिस तरीके से जेंडर बायस्ड है, जिस तरीके से महिलाओं का पक्ष ले रहा है, तो एक आम आदमी, एक साधारण आदमी जो कि ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, मजबूत नहीं है, वो किस तरीके से इन सब चीजों से व्यथित है, किस तरीके से परेशान है। तो आज चलिए मिलते हैं। तो आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम रामानंद है। आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ तक है? हमारी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम। हाँ। तो आपने जॉब क्यों नहीं किया? ये जॉब करना क्या, पिताजी हमारे पहले से एक्सपायर हो चुके थे करीब, हमारे जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके 10 साल पहले। फिर हमारी 4 बहनें थी, भाई एक विकलांग था। तो प्राइवेट जॉब करने के लिए हम गए थे, उससे हमारा कुछ हो नहीं पा रहा था, उस लेवल की जॉब मिली नहीं हमको। फिर माता जी को कैंसर हो गया, जिसके चलते हमको घर पे रहना पड़ा और वो खेती कुछ कर रहे थे। फिर जब हमारी शादी हुई उसके 10 महीने के अंदर हमें हार्ट अटैक आ गया। फिर हम खेती करने में भी असमर्थ हो गए। आपको हार्ट अटैक? जी, हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम ये काम भी करने में असमर्थ हो गए। तो फिर वो जो खेती का टुकड़ा था वो हमने बटाई पे दे दिया, उससे जो कुछ मिलता है उसी से हमारे परिवार का निर्वहन होता है। तो शादी कब हुई आपकी? ये हमारी शादी 26 फरवरी 2015 को बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कितने दिन आपके साथ पत्नी रही? हमारे साथ
वो 26 फरवरी 2015 में शादी हुई थी और 17 अक्टूबर 2016 के बीच में जो समय था उसी पीरियड में हमारे साथ रही, वो चली गई। कुल मिला के हमारे साथ 6 महीने के आसपास रही होगी बस। 6 महीने में आपके बच्चे वगैरह? बच्चे कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही बार आई थी शादी वाले दिन, दूसरे दिन वो लेकर चले गए थे। उसके बाद आई, जो रुकी बीच में, फिर लेके चले गए, तब से वापस नहीं आई। नहीं तो वो चली क्यों गई? लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई या कुछ ऐसा कोई ठोस कारण होगा इसी वजह से चली गई होगी? नहीं, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जब वो गई थी हम घर पे मौजूद नहीं थे, उनके पिताजी आए और गाड़ी से बैठा के उनको लेके चले गए, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी नाजुक थी, हमारे घर में सुख सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा। वो शायद इसी के चलते वो हमारा घर छोड़ के चली गई। और कोई कारण नहीं थी, ठोस वजह नहीं, कोई? कोई ठोस वजह तो थी नहीं। अच्छा। आपके ऊपर आरोप तो लगाती होगी? जी, आरोप लगाई थी हमारे ऊपर कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम्हारे साथ जीवन संभव नहीं। उनके पिताजी भी समाज में इस तरह की भ्रांति फैला रखे थे। अच्छा। इसके बाद जब जाने के बाद आपने कोशिश की उनको वापस लाने जी, जाने के बाद काफी प्रयास किया, लेकिन वो आई नहीं। की? तो क्या प्रयास में आपने क्या किया? जैसे गांव वालों से या समाज से कुछ व्यक्तियों के माध्यम से उनसे कहलवाया कि हमारा परिवार टूट रहा, बिखर रहा, अगर लान भेजना है तो भेज दीजिए, अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो हम लोगों को मुक्ति दे दें। हम्म। लेकिन इसका कोई सटीक जवाब नहीं आया। हम्म। और हमारी माता जी को कैंसर था, उनके इलाज में हम व्यस्त थे, इधर उधर से व्यवस्था करके इलाज करवा रहे थे। तो जब हम इलाज करवाने गए तो उन्होंने रास्ते में हमको मारा पीटा। इस स्थिति में उनको मारा पीटा तो हमने फिर जाके फिर वो तो आपको मारा पीटा था? ये तो हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके बुआ के, मतलब बुआ के लड़के, फूफा और लड़की के पिताजी, वो लोग कह रहे थे कि हमारी लड़की से बोलते नहीं हो। अच्छा। हाँ, और अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुमको जान से मार देंगे हम। तो जब आपके साथ रह नहीं रही थी तो बोलने का कहाँ प्रश्न था? ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे ऐसा क्यों किया हमारे साथ। और फिर हमने फिर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। और उसके बाद जब नहीं तो आपने अलग से कोई मेडिएशन वगैरह करवाया? जी, जब मारा पीटा था तो पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक जो लखनऊ में थे, उनके यहाँ एप्लीकेशन डाला, फिर मीडिएशन हुआ। मीडिएशन के दौरान इन्होंने गलत तरीके से आरोप सब लगाए हमारे ऊपर, तो हमने इनको क्या कहते हैं, डिवोर्स केस फाइल कर दिया। फिर इन्होंने उसके 2-3 महीने बाद फिर दहेज प्रथा का केस हमारे ऊपर दायर कर दिया। आपने पहले डिवोर्स डाला उसके बाद दहेज का हाँ, डाला? हमने 29 मार्च को डिवोर्स केस फाइल किया, इन्होंने 1 जून 2018 को, फिर उसके बाद 1 जून 2018 को इन्होंने दहेज प्रथा लगाया हमारे ऊपर, केस फाइल नहीं किया तो उसका। इसके पहले आप बता रहे थे कि पर्सनली बैठ के लोगों ने समझौते की कोशिश की थी? हाँ, हमारे बीच बैठ के बातचीत हुई दोनों पक्षों में, तो हमारा वकील, हम और लड़की के पिताजी, भाई और उनके वकील, इन लोगों में बैठ के एक जगह पे बातचीत हुई। तो इन्होंने 4 लाख की डिमांड किया कि 4 लाख रुपए दे दो, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तुम अपना जीवन जी लो, हम अपना जीवन जी लें। हमारे पास 4 लाख की व्यवस्था नहीं थी। हमने कहा हमारे पास इतना नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, बाकी जो हम किस्तों में कर देंगे इधर उधर से। तो फिर उन्होंने कहा अगर तुम 4 लाख की व्यवस्था नहीं करते, हमको नहीं देते हो, तो तुमको हम फिर देख लेंगे, तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम समझ नहीं पाओगे। मतलब आप देने को तैयार थे किस्तों में? जी, हम किस्तों में देने को तैयार थे। उसके बावजूद उसके फिर बावजूद धमकी दी? जी, हाँ, और उसके बाद फिर आपने डाइवोर्स का केस डाला? केस फाइल किया हमने डाइवोर्स का। उसके बाद इन्होंने काउंटर में आपके ऊपर डाउरी करा? जी जी। अच्छा। तो क्या इन्हें दहेज वहेज कुछ दिया था इनके पिताजी ने क्या? जी, बिना दहेज की शादी हुई थी, दहेज का कोई डिमांड नहीं था। इन्होंने शादी में खर्चा किया था, जैसे आम जनजीवन में लोग अपनी लड़की को कुछ ना कुछ देकर शादी करते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी खर्चा किया था। लेकिन दहेज की ना मांग थी और ना कोई शर्त थी। इन्होंने इतना ज्यादा दिया भी नहीं था कि जिससे कि लगे कि हाँ दहेज दिया गया है। जीविकोपार्जन के लड़की के लिए जो कुछ आदमी देता है, उस तरह से इन्होंने कुछ खर्चा किया तो था। इन्होंने अपने उसमें डाउरी वाले केस में दहेज लिखा है कि दहेज दिया? जी, उसमें बताया था कि लड़के वाले हमसे 2 लाख रुपए और 4 पहिया की गाड़ी मांग रहे थे। अगर लड़की कह रहे, आरोप लगा रही थी, अगर हमको नहीं देंगे तो हम नहीं रखेंगे और जान से मार देंगे। जान से मार दिया? जी। और उसके बाद और कौन कौन सी धाराएं लगाई? जी, हमारे ऊपर दहेज प्रथा में 498, 323 और इसी तरह कुछ 3-4 धाराएं हैं जो हमारे ऊपर लगाई इसमें। तो आपने बेल कराई होगी? जी, बेल कराई, जमानत कराई यहाँ क्या बाराबंकी में। परेशानी थी? जी।
अच्छा, तो और मेंटेनेंस का क्या स्थिति? जी मेंटेनेंस का केस यहाँ बाराबंकी में चल रहा है, जिसपे 6,000 रुपये महीने हमारे ऊपर बांध दिया गया है। हाँ। हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह नहीं, हम बेरोजगार हैं और वो केस हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमारा पेंडिंग है, 1.5 साल हो गए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब इसमें हम पिसते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पे जब 1 साल का हम दे नहीं पाते हैं तो दूसरे साल का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। अगर हम दे नहीं पाते हैं तो ये लोग कार्रवाई करवाते हैं, थाना प्रशासन हमारे यहाँ दखल देता है, हमको गाली देते हैं वहाँ जाके दरवाजे, कि पैसा नहीं दोगे तो ये कर देंगे, कुड़ुक कर देंगे। फिर बाकी हमारे तहसील से जाके वहाँ से कार्रवाई करवाते हैं, और इसके विरोध में जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कोई सुनता नहीं हमारी। तो 125 का तो आप बता रहे थे कि हाई कोर्ट में भी हमने डाला जी उसके 125। अगेंस्ट। जी हाँ, उसके अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में डाला है, लेकिन उसकी एक डेट लगी है, दूसरी डेट लगने के बीच में अभी 17 महीने का समय हो गया, दूसरी डेट नहीं लग पाई है। तो यहाँ कार्रवाई जारी है। जी यहाँ पे 125 चल रही है, यहाँ पे गुजारा बंधा है, वो हमसे लिया जा रहा है। तो आप जब कमाते नहीं हैं, आप रोजगार नहीं है आपके पास, तो इतना बड़े परिवार का आपके पास बोझ है, तो किस तरीके से आप गुजारा भत्ता अरेंज करते हैं, कहाँ से पैसा वगैरह लाते हैं? जी कभी किसी रिश्तेदार से ले लेते हैं, कभी दोस्तों से ले लेते हैं, फिर जो खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी को बेच के उनको लोगों को देते हैं, और उसमें से जो बचता है अपना घर चलाते हैं। जब व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है तो ये लोग टार्चर करते हैं। क्या टॉर्चर करते हैं? यहाँ से कार्रवाई करवाते हैं तो थाने से लोग वहाँ जाते हैं, हमारे घर पे दबिश देते हैं और कहते हैं कि अगर पैसा नहीं पहुँचाओगे, यहाँ व्यवस्था नहीं करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। जी यहाँ जब पेशी में आते हैं तो यहाँ जो विपक्ष का वकील है और जो हमारी पत्नी है और उनके साथ जो आते हैं उनके बुआ के लड़के वगैरह, ये हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं हमारे साथ। और हमको यहाँ खतरा भी, हम चाहते हैं कि या तो हमारे साथ कोई न्याय हो यहाँ पे, या तो हमारा केस ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर जैसे आप बता रहे थे कि जैसे लोग आते हैं, रिश्ते नातेदार आते हैं, तो और खुद लड़की भी आपके साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार करती है, तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जी यहाँ हमारे पास जब जिस महीने हमारे पास पैसा नहीं था पूरा गुजारा का देने के लिए, थोड़ा कम पैसा हमने दिया, तो लड़की ने हमको धमकी दिया मारने की और कहा तुमको थप्पड़ मारेंगे। और वहाँ पे पूरी महिला पुलिस जेंट्स प्रशासन में और सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसकी शिकायत हमने जब से किया भी, सबके सामने? तो सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने हमको बेइज्जत किया, हमको थप्पड़ मारने की धमकी दी और रास्ते में रोक के मारने का प्रयास भी किया। केवल पैसे कम होने की वजह से इस विपन्नता की स्थिति में अगर 1 महीने कम मिला तो लड़की ने भरी कोर्ट में इनको मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी, थप्पड़ मारने की धमकी दी, और सारे पुलिस प्रशासन के सामने। तो ये लड़कियों के हौसले हैं जो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि एक आम आदमी किस तरीके से घुट रहा है इस तरीके के केसेस में। तो कैसे मिलेगा न्याय? आप ही के ऊपर ये सवाल छोड़ देते हैं कि आप ही बताइए, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ और करें तो करें क्या। हाई कोर्ट में 1 साल 7 महीने हो गए, एक डेट पड़ी है। आपने हाई कोर्ट में कितनी फीस दी? हमने 25,000 रुपए दिए। 25,000, और एक पेशी हुई अभी? एक पेशी हुई अभी। और तो जब केस फाइल किया तो कितना पैसा पड़ा? 9,500 रुपये। 9,500 रुपए। तो देखिए, एक आम आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना है, तो एक शादी कर लेना इसके लिए कितना बड़ा गुनाह हो गया कि घर को, परिवार को गरीबी की स्थिति में डाल के आज वो दर दर भटक रहा, पैसे मांगते हुए, और अपने कोर्ट की, कचहरी की, आने जाने की फीस को पूरा करने के लिए। केवल यही गुनाह तो है इनका कि इन्होंने शादी कर ली है। इस समय वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है जी इस समय? आपके केसेस में? जी इस समय तो जो 80-90 हजार रुपए अभी बकाया देने के लिए, उसके लिए बोला है जिसने कि अगर पैसे नहीं दोगे आके अगली जेल में तो अगली बार हम तुमको जेल में डाल देंगे। हम उसके लिए परेशान हैं, हमारे पास व्यवस्था है नहीं, अगली डेट पे हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे। जो एरियर है आपका वो जी जी मतलब जी धीरे धीरे जो इकट्ठा हो गया है, तो वो कह रहे हैं हम 1 साल का दे नहीं पाते तो अगले साल का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। अब कहाँ से आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे? जी पैसे की व्यवस्था का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं।
अब तो हमें यही चाहते हैं कि आत्महत्या कर लें और अपने जिंदगी से निजात पा जाएं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपके भाई बहन और आपके विकलांग भाई का और बहनों का कैसे चलेगा आगे जीवन। इसलिए आप जब उनका सहारा है तो उनका सहारा देखिए कि किस तरीके से माता पिता नहीं है। कि माता जी हमारी कैंसर पेशेंट थी 2014 में, 15 में हमारी शादी हुई, 2019 में हमारी माता जी एक्सपायर हो गई। इन्हीं समस्याओं के चलते हम सही ढंग से उनका इलाज भी नहीं करा पाए। ठीक है, आप हौसला रखिए और कुछ न कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। पुरुष आयोग की मांग हो रही है, वो बिल्कुल जायज है। अपने कानून को लेकर जिस तरीके से महिलाएं अत्याचार कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है भारत के समाज में, जिसके लिए एक पुरुष आयोग का होना तो परम आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और उसी का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और आपसे इतनी एक आम जनता के लिए एक संदेश जाएगा आपके इस वीडियो से। और हम चाहते हैं कि जो इस तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं वो सपोर्ट करें आपको, और इस तरीके से आपको परेशानियों से निकलने में सहायता मिले।